आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश का अध्ययन कर रहे हैं और सातवाहन वंश में हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका हमने अध्ययन कर लिया है। इनसे संबंधित कुछ साम्राज्य विस्तार की और घटनाएं हैं। इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो लास्ट बिंदु है इसका, साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो नया शासक होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं इसके साम्राज्य के बारे में। देखिए, वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी, वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी के नासिक लेक से साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी, इनका लेक है नासिक लेक। इस नासिक लेक से इनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था वो देखिए। जैसे नंबर 1, अपरांतक। और ये जो अपरांतक है ये है उत्तरी कोंकण। अपरांतक का मतलब क्या है? उत्तरी कोंकण। इसके बाद अनूप, अनूप अर्थात नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। अपरांतक, उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। इसके बाद सूरत, सूरत सौराष्ट्र प्रांत जो गुजरात में है। सौराष्ट्र प्रांत कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद कुकुर, कुक्कुर अर्थात उत्तरी काठियावाड़, उत्तरी काठियावाड़, कुकुर उत्तरी काठियावाड़। आकर, आकर विदिशा अथवा पूर्वी मालवा, विदिशा अथवा पूर्वी मालवा। आकर, विदिशा अथवा पूर्वी मालवा। अवंती, अवंती उज्जैन अथवा पश्चिमी मालवा, उज्जैन अथवा पश्चिमी मालवा। इसी प्रकार विदर्भ, विदर्भ यानी बरार प्रांत, विदर्भ, बरार प्रांत। अस्मक, अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश, गोदावरी का तटीय प्रदेश। और एक है ऋषिक, नंबर 9, ऋषिक। और ये ऋषिक है कृष्णा नदी तट पर स्थित
कृष्णा नदी तट पर स्थित ऋषिक नगर। ऋषिक नगर। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी के नासिक लेख से इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, जैसे अपरांतक उत्तरी कोंकण, अनूप नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, सूरठ सौराष्ट्र प्रांत, कुकुर उत्तरी काठियावाड़, आकर विदिशा या पूर्वी मालवा, अवंती उज्जैन या पश्चिमी मालवा, विदर्भ बरार प्रांत, अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश और ऋषिक कृष्णा नदी तट पर स्थित ऋषिक नगर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नए शासक के बारे में चर्चा करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी। वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी, इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार आंध्र क्षेत्र को जीता था, आंध्र प्रदेश को जीता था, इसीलिए इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। इनकी उपाधि दक्षिणा पथेश्वर है। आंध्र भोज, आंध्र सम्राट, आंध्र राज के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसे पुलोमा कहा गया है। शक वंश के शासक थे रुद्रदामन। रुद्रदामन ने इन्हें 2 बार पराजित किया, लेकिन वैवाहिक संबंध होने के कारण इसे छोड़ दिया था। इसी प्रकार इसके सिक्कों पर 2 पतवारों के नाव के चिन्ह देखने को मिलते हैं। 2 पतवारों से संबंधित नाव के चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार जो वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी था, उसके द्वारा नासिक गुहालेख अंकित करवाया गया था। अमरावती स्तूप के चारों ओर इन्होंने रेलिंग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी। देखिए, वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी और इनका समय है 130 से 150 ईस्वी। तो शासक हैं आपके सामने वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी। अब देखिए, इनसे संबंधित हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। एक तो इनकी जो राजधानी थी, सबसे पहले हम बात करें इनकी राजधानी। देखिए, राजधानी पैठन अथवा प्रतिष्ठानपुर। इनकी राजधानी है पैठन अथवा प्रतिष्ठानपुर। इसी प्रकार इनकी उपाधियां देखिए, इनकी उपाधियां हैं आंध्र भोज, आंध्र राज व आंध्र सम्राट। ये कुछ उपाधियां हैं, आंध्र भोज, आंध्र राज व आंध्र सम्राट। इसी प्रकार इन्होंने सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जीता था। इसलिए इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। हमने बात कर ली है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जीता था, इसीलिए नासिक लेख में इसे कहा गया है दक्षिणा पथेश्वर। यानी दक्षिण को जीतने वाला। दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। इसी प्रकार नासिक गुहा लेख
इन्होंने ही अंकित करवाया था। नासिक गुहालेख किसके द्वारा अंकित करवाया गया था? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के द्वारा। इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। शक वंश के शासक नहपान ने इन्हें 2 बार पराजित किया था, ध्यान रखना है। शक वंश का शासक है रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन ने इन्हें 2 बार पराजित किया था, लेकिन वैवाहिक संबंधों के कारण उसे छोड़ दिया गया। यानी उसे मारा नहीं गया, उसे छोड़ दिया गया। वैवाहिक संबंधों के कारण उसे छोड़ दिया गया, अर्थात उसे मारा नहीं गया। इसी प्रकार इसने अमरावती स्तूप के चारों ओर रेलिंग का निर्माण करवाया। अमरावती स्तूप के चारों ओर रेलिंग बनवाई और इसके सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का अंकन है। सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का अंकन है तथा ये सिक्के कोरोमंडल तट से प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के कोरोमंडल तट से प्राप्त हुए हैं। दोबारा देखिए एक बार, हम वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का अध्ययन कर रहे हैं। इनकी राजधानी है पैठन अथवा प्रतिष्ठानपुर। उपाधियां आंध्र भोज, आंध्र राज, आंध्र सम्राट। सबसे पहले सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को जीता। नासिक लेख में इसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया। नासिक जो गुहालेख वो इन्होंने ही अंकित करवाया था। इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। शक शासक रुद्रदामन ने इन्हें 2 बार पराजित किया, लेकिन वैवाहिक संबंधों के कारण इन्हें छोड़ दिया गया। अमरावती का जो स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, इसके चारों ओर रेलिंग इसी के समय लगाई गई और इसके सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का अंकन है। 2 पतवार वाले जहाज का अंकन है। तो ये हो गया आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक शासक है जिनका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। यहाँ का इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्कों पर नाव का अंकन है। इसके सिक्कों पर केवल नाव या जहाज का अंकन है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन्हें समुद्री व्यापार और समुद्री यात्रा का शौक था। तो अगला शासक है आपका यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इस सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। इसने अनेक यज्ञों का आयोजन करवाया, अनेक यज्ञों का आयोजन करवाया
और ऐसा माना जाता है बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन इन्हीं के समकालीन थे। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन इनके समकालीन थे और इनके सिक्कों पर नाव या जहाज का अंकन है। इनके सिक्कों पर नाव अथवा जहाज का अंकन है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें समुद्री यात्रा एवं समुद्री व्यापार का शौक था। समुद्री यात्रा एवं समुद्री व्यापार का शौक था। तो अंतिम प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके अंतिम दिनों में आभीरों ने आक्रमण कर दिया था। शासन के अंतिम दिनों में आभीरों ने आक्रमण कर दिया था। अंतिम दिनों में आभीरों ने आक्रमण कर दिया था और पुलुवामी थर्ड सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना है, पुलुवामी थर्ड सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। पुलुवामी थर्ड सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके पश्चात सातवाहन वंश के पश्चात कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस वंश के पश्चात कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। देखिए, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करें, वाकाटक। तो सातवाहनों के पश्चात मुख्य रूप से उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आते हैं? वाकाटक। और ये जो वाकाटक है इनका केंद्र था नागपुर। वाकाटकों का केंद्र क्या है? नागपुर। नंबर 2 कदम्ब। इनका केंद्र था कर्नाटक। इनका केंद्र था कर्नाटक। इसी प्रकार पल्लव तमिलनाडु। आभीर ये पश्चिमी महाराष्ट्र। इसी प्रकार इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश। और चतुवे वंश है कुंतल प्रदेश। चतुवे वंश का संबंध कहाँ से है? कुंतल प्रदेश। तो ये एक तरीके से क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है सातवाहनों के पश्चात। तो ये था आपका सातवाहन वंश। इसके पश्चात सातवाहन वंश से संबंधित कुछ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कला से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, एक तो सातवाहनों का प्रतीक चिन्ह था चैत्य, नंबर 1। सातवाहनों का प्रतीक चिन्ह चैत्य था। सातवाहनों का प्रतीक चिन्ह क्या था? चैत्य। और सातवाहन वंश के 30 शासक माने गए हैं। मत्स्य पुराण में सर्वाधिक 19 शासकों का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, सातवाहन वंश के 30 शासकों में से मत्स्य पुराण में 19 शासकों की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना है, कुल 30 शासक माने गए हैं। सर्वाधिक मत्स्य पुराण में कितने शासकों की जानकारी मिलती है? 19 शासकों की। इसी प्रकार इन्हें दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। सातवाहनों को दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार इनका जो प्रशासन है, सातवाहनों का जो प्रशासन है वो मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। इनका जो प्रशासन है वो मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। जिले को आहार कहा जाता था। जिले को आहार कहा जाता था। जिला को आहार कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था? आहार। इसी प्रकार नंबर 5, नंबर 6, सर्वप्रथम सामंतवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। ध्यान रखना है, सर्वप्रथम सातवाहन वंश में ही सामंतवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ सामंतों की 3 श्रेणियां थी। ध्यान रखना है, सामंतों की श्रेणियां। नंबर 7 पे बात करें हम। यहाँ सामंतों की 3 श्रेणियां थी। देखिए, प्रथम श्रेणी के सामंत को राजा कहा जाता था, जैसे यहाँ नोट करें हम। प्रथम श्रेणी के सामंत को क्या कहा जाता था? राजा। द्वितीय श्रेणी के सामंत को महाभोज कहा जाता था। महाभोज। और तृतीय श्रेणी के सामंत को सेनापति। ये लो, तो सामंतवाद के लक्षण हमें पहली बार सातवाहन वंश में देखने को मिलते हैं। सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी के सामंत को राजा कहा जाता था, द्वितीय श्रेणी को महाभोज और तृतीय श्रेणी को सेनापति। यहाँ के सामंतों को भी सिक्के ढालने का अधिकार था। ध्यान रखना है, सामंतों को सिक्के ढालने का अधिकार था। सामंतों को सिक्के ढालने का
अधिकार था, सामंतों को सिक्के ढालने का अधिकार था। इसी प्रकार नंबर 9 गोलमिक, ये गांव का प्रमुख होता था। ये गांव का प्रमुख होता था तथा सैनिक टुकड़ी का भी प्रमुख होता था। सैनिक टुकड़ी का भी प्रमुख होता था। इसी प्रकार यदि हम बात करें नंबर 10, इन्होंने कपास उत्पादन पर बल दिया। सातवाहन वंश के राजाओं ने कपास उत्पादन पर बल दिया। नंबर 11 सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। इन्होंने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसी प्रकार भड़ोच व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। भड़ोच व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। और आपके सातकर्णी प्रथम ने प्रथम बार राजा के नाम के सिक्के चलवाए। राजा के नाम के सिक्के चलवाए। तो ध्यान रखना है, ये कुछ बिंदु हैं, जैसे इनके सिक्के तांबा, कांसा, पोटीन, ऐसे हम बात करें तांबा, कांसा, पोटीन, सीसा के सिक्के जारी किए। तो दोस्तों हम सातवाहन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए इनका प्रतीक चिन्ह था चैत्य। प्रतीक चिन्ह क्या था? चैत्य। सातवाहन वंश के जो कुल 30 शासकों का वर्णन मिलता है, जिसमें से मत्स्य पुराण में कितने शासकों का उल्लेख है? 19। दक्षिण भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इनका जो प्रशासन था वो मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। जिला को ये लोग आहार कहते थे। जिला को क्या कहते थे? आहार। सर्वप्रथम सामंतवाद के लक्षण इसी काल में दिखाई देते हैं। सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी का सामंत राजा, द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज और तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। सामंतों को भी सिक्के ढालने का अधिकार था। गोलमिक, ये भी याद रखना है आपको, गोलमिक ये गांव का प्रमुख होता था और सैनिक टुकड़ी का भी प्रमुख था। इन्होंने कपास उत्पादन पर बल दिया। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। इनके समय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भड़ोच। और सातकर्णी प्रथम ने प्रथम बार राजा के नाम से सिक्के चलवाए। तांबा, कांसा, पोटीन, सीसा के सिक्के इन्होंने जारी किए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए कुछ अन्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु में बात कर रहे थे हम, जैसे वहाँ 14 नंबर तक हो चुका था। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 15। नानाघाट अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। नानाघाट अभिलेख में प्रथम बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। नानाघाट अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इस समय प्राचीन वर्ण व्यवस्था विघटित होने लगी थी। प्राचीन वर्ण व्यवस्था विघटित होने लगी थी, जबकि वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई। वर्णाश्रम व्यवस्था की
पुनर्स्थापना हुई। सातवाहन वंश में महिलाओं की समाज में सम्मानजनक स्थिति थी। हम कई उदाहरण देखेंगे उन उदाहरणों के आधार पर, लेकिन फिर भी मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि यद्यपि समाज में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी, राजा अपने नाम से पहले माता के नाम की उपाधि लगाते थे, फिर भी राजा के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था। राजा के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। तो महिला समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए नंबर 1, पर्दा प्रथा नहीं थी। नंबर 1, उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा व संपत्ति का अधिकार था। शिक्षा व संपत्ति का अधिकार था। इसी प्रकार गौतमी बलश्री ने शासन में हस्तक्षेप किया था। गौतमी बलश्री ने शासन में हस्तक्षेप किया। और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नागानिका ने अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर के शासन किया। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद रानी नागानिका अपने पुत्रों की संरक्षिका बनी। अपने पुत्रों की संरक्षिका बनी। जो गौतमी बलश्री है उसके नासिक लेख से हमें जानकारी मिलती है। गौतमी बलश्री के नासिक लेख से क्या जानकारी मिलती है, देखिए। इससे जानकारी मिलती है कि सातवाहन रानियां बड़े बड़े धार्मिक यज्ञों में और उत्सवों में भाग लेती थी तथा प्रशासन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये गौतमी बलश्री के नासिक लेख से हमें जानकारी मिलती है कि रानियां बड़े बड़े धार्मिक यज्ञों व उत्सवों में भाग लेती थी। इसकी जानकारी हमें गौतमी बलश्री के नासिक लेख से मिलती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं था, यद्यपि महिलाओं की समाज में सम्मानजनक स्थिति थी। इसके पश्चात देखिए नंबर 19 की यदि हम बात करें तो इस काल में ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा। वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा, लेकिन वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया गया। नंबर 20, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। हमने बात की थी अमरावती का जो स्तूप है उसका पुनर्निर्माण इसी काल में हुआ था। नंबर 21, अमरावती स्तूप का
पुनः निर्माण इसी काल में हुआ था। इसी प्रकार इस काल में वासुदेव कृष्ण को वैदिक कालीन विष्णु मान करके पूजा जाता था। नंबर 22, वासुदेव कृष्ण की पूजा वैदिक विष्णु मानकर की जाती थी, मानकर की जाती थी। और जो कार्ले का चैत्य है, कार्ले का चैत्य भी इसी काल का है। इसके बाद हम बात करें नंबर 23, कार्ले का चैत्य। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, इसी काल का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं सातवाहन वंश से संबंधित, इनको भी हमें देखना है। नानाघाट अभिलेख से पहली बार भूमि दान के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय प्राचीन वर्ण व्यवस्था विघटित होने लगी थी, वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई, समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। अमरावती का स्तूप, कार्ले का चैत्य इसी काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा वैदिक विष्णु मान करके की जाती थी। और काल में वाजपेय अश्वमेघ यज्ञों का प्रचलन हुआ। वाजपेय अश्वमेघ वाजपेय यज्ञों का प्रचलन हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2-3 बिंदु और हैं, वो देखते हैं अपन। एक तो कार्ले का जो चैत्य गुहा मंदिर है, महाराष्ट्र इसी समय की देन है, इसी समय की देन है। लेकिन जो कार्ले का चैत्य गुहा मंदिर है, इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं है। इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं है। इसी प्रकार अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा के स्तूप स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। स्थापत्य के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। और ये जो आपका नागार्जुन कोंडा है, इसमें बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र बना हुआ है। इसमें बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से संबंधित चित्र है। तो कार्ले का चैत्य, अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये सातवाहन वंश की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। इसी प्रकार इस काल में महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर स्तूप, चैत्य, विहार बनाए गए। यद्यपि इस काल को ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल माना जाता है। भंडारकर ने भी उल्लेख किया कि इस काल में दक्षिण भारत में शिव की पूजा का अधिक प्रचलन हुआ। लेकिन फिर भी इस काल के जो शासक थे धार्मिक सहिष्णु थे।
इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ले का चैत्य गुहा मंदिर, अमरावती नागार्जुन कोंडा के स्तूप, और इस काल में महाराष्ट्र में चट्टानों को काट करके स्तूप, चैत्य विहार आदि का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों हमने मौर्योत्तर काल के पश्चात का जो पहला पार्ट था वो ख़त्म कर लिया है। याद कीजिए पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक तो देशी राज्य, एक विदेशी राज्य। तो हमने देशी राज्य का अध्ययन कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा हो जिसमें हमने शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश से संबंधित कुछ जानकारियों पर चर्चा की थी, और आज का ये सातवाहन वंश का अंतिम वीडियो था। तो इस टॉपिक इन वीडियो में हमने देशी राज्यों के बारे में वर्णन कर लिया है, चर्चा कर ली है। इसके बाद जो अपना अगला वीडियो होगा वो होगा विदेशी राज्य, तो उससे संबंधित भी 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो ये था आपका सातवाहन वंश। जय हिंद, जय भारत।